अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज का इंटरव्यू देने के लिए टाइम निकाला। आज हम कॉक्लियर इम्प्लांट और स्पीच डेवलपमेंट के हवाले से कुछ सवालात पूछेंगे जो दूसरे पेरेंट्स के लिए भी मददगार हो सकती है और इस सब जो दूसरे पेरेंट्स के लिए भी मददगार हो सकती हैं जो इस सफर से गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना तजर्बा शेयर करें ताकि हम और भी बेहतर समझ सकें कि कॉक्लियर इम्प्लांट और स्पीच थेरेपी का क्या असर होता है। शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको अपने बच्चे की हेयरिंग लॉस का पता कैसे चला। उस वक्त आपके क्या जज्बात और ख्यालात थे। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे शेयर करती हूँ सारी बात। एक्चुअली मेरा बेटा प्री मेच्योर पैदा हुआ था। 6 मंथ का बेबी है। तो 1 मंथ हो रहा है इंक्यूबेटर में, इमरजेंसी में। तो उसी दौरान डॉक्टर्स ने हम लोगों को कहा था कि आप लोगों ने एक इसके टेस्ट करवाने हैं, दो। एक इसका आइस का और एक आपने इसका हेयरिंग का। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन 8 माह गुजर गए थे। तो अल्लाह का शुक्र था, सब ठीक ठाक था। लेकिन कुछ अरसा जब ये 8 महीने का हुआ है, तो हम लोग ऐसा फील होने लग गया कि ये हमारी बात नहीं सुन पा रहा। नजर से तो रिस्पॉन्स दे रहा था, बट ये सुन नहीं रहा, हमारी किसी बात का जवाब नहीं देता। अगर हम कोई क्लैप करते थे या कुछ भी इसको बुलाते थे, ये नहीं था रिस्पॉन्स करता। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। फिर हमने वो टेस्ट करवाया जो हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ था। तो उसके अंदर इसकी रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव थी कि ये वाकई सुन नहीं सकता। बहुत कम ऐसी आवाज है, मतलब बहुत जो लाउड आवाज होती है ना, वो ये सिर्फ मतलब जैसे दरवाजा बंद हो उस पे ये रिस्पॉन्स करता था, अदरवाइज ये नहीं करता था। तो हमें 8 महीने का था जब हमें पता चला ये नहीं सुन सकता। तो काफी परेशानी का सामना हुआ था हमें। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, डॉक्टर्स के पास गए। काफी डॉक्टर्स के पास हम गए, चक्कर लगाए कि कहीं कुछ हो सके, शायद कोई ना कोई रिपोर्ट ऐसी आ जाए जहाँ पे ये हो कि ये सुन सकता है। बट अल्लाह की तरफ से इसकी हेयरिंग नहीं थी। तो फिर हम्म। हम लोगों ने जो है, हम लोगों को डॉक्टर ने कमेंट किया कि आप ना इसका को क्लियर करवाएं। तो हम लोगों ने काफी सोच के, देख के, फिर डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक हमने ये फैसला लिया। लोगों ने तो बहुत सारी बातें की थी कि कोई बात नहीं, ना करें। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं गूंगे बहरे जो नहीं सुन सकते, उन वो भी तो हम्म। जिंदगी गुजार रहे हैं। पर ऐसी बात सुन के बहुत तकलीफ होती थी लोगों की कि नहीं, क्यों हमारा बच्चा नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकता, हम क्यों उसको ऐसी जिंदगी नहीं दे सकते कि वो नॉर्मल हो, उससे कोई बात ना करे कि भाई ये हम्म। देखो, कि बच्चे के दिल में भी ये बात ना आए कि भाई मेरे माँ बाप ने मेरा ट्रीटमेंट नहीं कराया, मेरा इलाज नहीं करवाया जबकि पॉसिबल था। तो ये सब बातों को हम्म। मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि हम इसका हर हाल में हमने इसका कोक्लियर इम्प्लांट करवाना है। इसको हम्म। इस काबिल बनाना है कि ये अपनी जिंदगी बना सके। ठीक है। अच्छा, जब आपको हेयरिंग लॉस का पता चला तो ऑलमोस्ट आपने कितने इसके टेस्ट करवाए थे और कहाँ कहाँ से करवाए थे कि आप रेपिटेटिव टेस्ट करवाए थे और टेस्ट का प्रोसीजर क्या था वो भी थोड़ा सा बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पहले तो इसका एबीआर टेस्ट था जो हमने डॉक्टर नदीम मुख्तार से ही करवाया था। फर्स्ट हमारा टेस्ट वो ही था। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक दो डॉक्टर्स और थे, डॉक्टर एक आदिल हॉस्पिटल था, वहां पे भी एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी कोई, वहां उनसे करवाया। और दो तीन जगह और थी, हम लोगों ने हर अपनी मुमकिन कोशिश की थी कि हर जगह से हम लोग करवा लें। तो काफी टेस्ट कर, एबीआर टेस्ट करा, इसके हमने 3 4 जगह से यही टेस्ट करवाए थे। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में डॉक्टर नदीम मुख्तार के पास दोबारा गए थे। तो फिर उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि आप इसको हेयरिंग हेयरिंग एड लगा लें, शायद उससे ये सुनना शुरू कर दें। हम लोगों हम्म। ने वो भी लगवाया था, 1 साल के लिए वो लगवाया था। उससे हम लोगों ने कोई सा जो रिजल्ट था ना वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोगों ने स्पीच थेरेपी भी नहीं इतनी खास करवाई थी, बल्कि करवाई ही नहीं थी उस दौरान, ये हम्म। छोटा था, 1 साल का था। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वो उतार दिया। फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम इसका कोक्लियर इम्प्लांट ही करवाएंगे। तो ठीक है। डॉक्टर नदीम ने ही मशवरा दिया था। अच्छा। तो फिर हम कोक्लियर लोगों ने, अच्छा, कोक्लियर इम्प्लांट के हवाले से आपको क्या तवक्कुआत थी खासकर उसकी स्पीच डेवलपमेंट को लेके।
हम लोगों ने जारी बात, फर्स्ट हमारी फैमिली में ये बच्चा था। हमने ऐसा पहले बच्चा नहीं देखा था जिसका कोक्लियर भी हुआ हो। तो जब हम वहाँ गए हैं तो हमने एक दो पेरेंट्स के साथ हमने डिस्कस किया है। तो उन्होंने बताया है कि काफी हद तक ना बच्चे जो उनसे हैं बोलते ठीक है, बोलना शुरू कर देते हैं। जब सुनते हैं, जाहिर बात है स्पीच थेरेपी इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पीच थेरेपी के बगैर आप बच्चा जो है ना रिस्पॉन्स नहीं करता। और ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि ऑपरेट के बाद जब तक इसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसने रिस्पॉन्स करना नहीं शुरू किया था। ठीक है। और आपने जो स्पीच थेरेपी है इसके इम्प्लांट के कितनी देर के बाद किया था? इम्प्लांट के 1 मंथ, 1.5 मंथ के बाद इसका फर्स्ट सेशन होता। जिस दिन इसको ये डिवाइस लगी थी ना, हम्म। उसी दिन इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। हाँ जी, फर्स्ट 1.5 मंथ के बाद। उसके बाद फिर वीकली, हर वीक में इसकी हम स्पीच थेरेपी करवाते रहे हैं डॉक्टर से। ठीक है। तो अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता। और सोसाइटी का कितना प्रेशर था? कि बहुत दफा ये सुनने में आया है कि बच्चे का इम्प्लांट हो जाता है तो आपके जो मिलने वाले लोग हैं वो आपको कह रहे थे अच्छा आपने इम्प्लांट करवा दिया तो आपका बच्चा तो सुन के ठीक बोलने लग गया। तो सोसाइटी का प्रेशर आपको इस सारे टेन्योर में किस तरह से फेस करना पड़ा और आपका क्या रिएक्शन था? सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर था। अब इम्प्लांट हुआ, जब इसको डिवाइस लग गई तो सब ये समझ रहे थे कि भाई इसने अब हो गया ऑपरेट, तो साथ ही ये सुनना शुरू कर देगा और साथ ही ये रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। ये क्यों नहीं करता? इसको 2 महीने हो गए, इसको 3 महीने हो गए, इसको 4 महीने हो गए, ये क्यों नहीं रिस्पॉन्स करता? इस तरह बहुत प्रेशर था। हर बंदा ये कहता था अब तो अभी तक नहीं ये सुनता, ये क्यों नहीं सुन रहा? आप इसका आपने ऐसे ही करवा लिया, आपने ऐसे इतना आपने खर्चा किया, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हर तरह की इनकी बातें सुनी। अभी तक भी लोग करते हैं बात, ये आपका बेटा इतना बड़ा हो गया अभी तक ये सही तरह नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता? हम्म। तो मैंने हर तरह की इनकी बात फेस की। मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं इतना पड़ा, क्योंकि मैंने अपने बेटे की जो थी ना कंडीशन उसको देखा, उस पे तवज्जो दी और मैं स्पीच थेरेपी करवाती रही और करवाती रही। अब वही लोग हैं जो कहते थे ना कि आपका बेटा नहीं बोलेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, और अब वही आके बोलते हैं माशाल्लाह इसने कितना अच्छा बोलना शुरू कर दिया, माशाल्लाह ये तो सुनता भी है। तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। ठीक है। क्या आपको लगता है कि कॉकलियर इम्प्लांट के बाद जो है स्पीच के लिए आपका बेटा ज्यादा मोटिवेट हो गया है और उसको ज्यादा बोलने में बोलचाल की चीजें करने में मजा आता है, लोगों से हाँ जी। कम्युनिकेट करने में वो इंजॉय करता है? जी, बहुत ज्यादा ये स्पीच थेरेपी अगर मैं ना करवाती तो शायद ये मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना करता, क्योंकि मैं खुद भी इतना गाइड नहीं कर पाती जितना एक स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे गाइड किया। वो ना करते तो ये कभी भी ना बोल पाता। तो जब जब इसने थेरेपी की क्लासें लेनी शुरू की, आहिस्ता 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 आहिस्ता, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, 1 ईयर में माशाल्लाह मेरा बेटा स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो इसी वजह से क्योंकि इसकी स्पीच थेरेपी बड़ी अच्छी हो रही थी और ये बड़ा अच्छा रिकवर कर रहा था, और ये बड़े शौक से जाके अपनी थेरेपी की क्लास लेता था कि इसको मजा आता था, क्योंकि ये नई नई चीजें सुनता था और फिर ये बोलता था। तो इसने काफी जो है ना शौक से ये सारा कुछ सीखा, और माशाल्लाह मेरा बेटा क्लास में भी फर्स्ट आता है। माशाल्लाह। अच्छा, आपके बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पीच किस तरह बेहतर हुई है? क्या आप कोई मिसाल दे सकती हैं कि कैसे उसने लोगों के साथ गुफ्तगू करना की शुरू की है? और ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि आपका बेटा बहुत अच्छी कर रहा है? मेरे बेटे को शुरू से ही ड्राइंग का, आर्ट का बहुत शौक रहा है। उसको मैंने हर चीज जो सिखाई है, उसको मैंने एक ड्राइंग की तरह बना के हर चीज उसको सिखाई है। और उसका जो शौक था ये ड्राइंग का, आर्ट का, वो इसी तरह से डेवलप हुआ। और आर्ट स्कूल में भी वो जाता रहा है और माशाल्लाह इतना अच्छा आर्ट वर्क करता है कि सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। हाँ, वो स्कूल में भी सारे बच्चों से अच्छी वो ड्राइंग बनाता है और माशाल्लाह फर्स्ट प्राइज उसको मिला है आर्ट स्कूल में भी।
हम्म। वेकेशन में मैंने उसको आर्ट गैलरी भेजा। वहां पे इसने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया कि वहां के जो टीचर है उसको अभी तक याद कर रहे हैं कि हमारा सबसे छोटा बच्चा था और सबसे अच्छा इसने रिस्पॉन्स किया है। और ऐसा बच्चा जो है वहां पे ये अकेला ही था। तो हम्म। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ने इसको, अगर अल्लाह ने एक चीज इससे ली है तो माशाल्लाह उसको इतनी एबिलिटीज दी है कि लातादाद है। हम्म। अच्छा, आपके ख्याल में अगर हम कॉकलियर इम्प्लांट और स्पीच थेरेपी का कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या इससे हमें बेहतर नतीजे मिल सकते हैं, या सिर्फ इम्प्लांट करवाना ही काफी था? नहीं, खाली इम्प्लांट करवाने से कोई फायदा नहीं है जब तक हम साथ स्पीच थेरेपी ना करवाएं। इम्प्लांट करवा के तो ठीक है, बच्चा अगर रिस्पॉन्स, उसको बच्चे को ये भी नहीं पता कि हमने रिस्पॉन्स किस आवाज पे करना है, वो आफ्टर स्पीच थेरेपी ही होगा कि कौन सी आवाज पे हमने कैसा रिस्पॉन्स करना है, कौन सी बात हमने किस टाइम बोलनी है। ये स्पीच स्पीच थेरेपी से ही पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, कॉकलियर इम्प्लांट के बाद आपके बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से बेहतर हुई है? कोक्लियर के बाद मैंने आपको बताया कि आफ्टर 1 ईयर इसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। यानी कि अ, 1 साल जब इसका ऑपरेट हुआ उसके 1 साल बाद इसने प्ले ग्रुप ज्वाइन किया। इसने माशाल्लाह उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया। और वो कोई इसका जो है वो ईयर वेस्ट नहीं हुआ। प्ले ग्रुप के बाद नर्सरी, प्रेप, वन, माशाल्लाह 1 ईयर 1 क्लास में है। तो एकेडमिक रोल जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। कोक्लियर इम्प्लांट के बाद पढ़ना शुरू कर दिया, हर चीज की समझ आने लग गई, कौन सी चीज किस टाइम पढ़नी है, क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज हर चीज की जो है ना इसको समझ आ गई। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो इसकी स्पीच थेरेपिस्ट को जाता है, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और अभी तक वो कर रही हैं। तो मेरा तो सलाम है उनको कि वो ना होती तो मेरा बेटा इतना बेटर ना हो सकता। अच्छा, आपके ख्याल में कॉकलियर इम्प्लांट और स्पीच थेरेपी का आपके बच्चे की फ्यूचर एजुकेशन और करियर पे क्या असर होगा? और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि ये जो इम्प्लांट है ये इसको अगली लाइफ में अपनी मर्जी से अपना करियर चूज करने में कोई नुकसान दे सकता है? नहीं, नुकसान तो नहीं दे सकता, बल्कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि वो अपनी मर्जी से अपना फेवरेट जो है पैशन वो चूज कर सकता है। उसको मैथ बहुत पसंद है, उसको ड्राइंग बहुत पसंद है, वो अपनी मर्जी से करता है। और आगे जाके भी मैं उसको फ्री हैंड रखूंगी कि वो जो करना चाहता है कर ले। कोक्लियर और स्पीच के बाद मेरा बच्चा इस काबिल हो गया कि वो अपनी मर्जी से अपना फेवरेट जो है काम वो चूज कर सकता है और वो कर भी रहा है। हम्म। आगे जाके माशाल्लाह उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप बाकी पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे अगर किसी को ये पता चलता है कि बच्चे में हेयरिंग लॉस है या हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो आप बाकी पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि हमारी मैं सोसाइटी में ये समझा जाता है कि अगर बच्चा सुनता बोलता नहीं है तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, हम ये एक नेचुरल चीज को हम छेड़ नहीं सकते। मैं बाकी पेरेंट्स को यही एडवाइस करूंगी कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला किसी बच्चे में हो, और अगर बिलफर्ज कोई मसला ऐसा होता है तो आप जरूर इस तरफ आए, आपको क्लियर इम्प्लांट करवाएं, क्योंकि बच्चे की जो जिंदगी है वो संवर जाएगी। और क्या पूछा था आपने? और ये कि लोगों को ये लोग ये समझते हैं कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से है, हमें तो हमें इस चीज को नहीं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए और हमें इसको बच्चे को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और एक ये माना नहीं, अल्लाह, जाता है कि ये बच्चे जो है वो कभी अगर इनको मसला है तो ना तो वो कभी सुन सकते हैं ना ही प्रॉपर बोल सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि अगर तकलीफ अल्लाह ताला देता है तो उसकी जो उसको पूरा भी अल्लाह ताला ही करता है। अगर हमारे बच्चे में ऐसी कोई कमी है तो इसका हल भी अल्लाह ताला ने ही दिया है। तो आप इस ऑपरेशन करवाने से बिल्कुल भी ना कतराएं, जल्द अज जल्द उस बच्चे का ऑपरेट करवाएं। तो दुनिया की सारी बातों को छोड़ के
सिर्फ अपने बच्चे का ऑपरेट करवाएं ताकि उस बच्चे की जो जिंदगी है वो बन जाए। तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से आई है और तकलीफ अल्लाह ताला ही दूर करेगा। ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी आप उन पेरेंट्स के लिए जो इम्प्लांट का फैसला कर रहे हैं? उनके लिए यही है कि जो फैसला कर रहे हैं वो जरूर करवाएं ऑपरेट, और इस चीज को लाइट ना लें कि अगर वो नहीं करवाएंगे तो उनका जो बच्चा है वो अच्छी जिंदगी गुजारेगा। ल- उनके उनका बच्चा उसी वक्त अच्छी जिंदगी गुजार पाएगा जब वो इस दुनिया के साथ चलेगा। तो काइंडली आप जरूर ऑपरेट करवाएं, कोक्लियर इम्प्लांट करवाएं। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है स्पीच थेरेपी, वो आप लाजमी करवाएं। उसके बाद इंशाल्लाह आपका बच्चा नॉर्मल लाइफ गुजारेगा जैसा मेरा बच्चा गुजारा है। अच्छा, और एक और सवाल ये पूछना चाहूंगी कि मैपिंग के बारे में आप क्या कहती हैं? अक्सर पेरेंट्स जो है वो इम्प्लांट करवा लेते हैं और मैपिंग पे मैपिंग करवाते हैं, लेकिन स्पीच थेरेपी पे इतना फोकस नहीं करते। नहीं, मैपिंग मैपिंग करवाना लाजमी है। जब आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि आपने 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आपने आना है, तो आपने लाजमी लेके जाना है, मैपिंग करवाना है। इससे एक तो आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो इंटरनल डिवाइस है वो ठीक वर्क कर रही है, और डॉक्टर्स भी जरा चेकअप वगैरह कर लेते हैं। और स्पीच थेरेपी भी आपकी लाजमी है। जैसे आप स्पीच थेरेपी लाजमी, उसी तरह मैपिंग भी, क्योंकि कोक्लियर इम्प्लांट अगर आप करवा लेते हैं तो ये दो चीजें मस्ट हैं आपके लिए, मैपिंग और स्पीच थेरेपी। अच्छा, मुझे ठीक ये है। बताएं कि रेगुलर स्पीच थेरेपी का बच्चे की इम्प्रूवमेंट से क्या ताल्लुक है? क्योंकि अक्सर होता है कि पेरेंट्स कहते हैं अच्छा हमने ये 1 मंथ हमने सेशन करवाया है और बच्चे का इतना काम इकट्ठा हो गया है तो हम अभी आगे सेशन नहीं ले सकते जब तक हम अगला पिछला काम कवर नहीं करवा सकते। तो रेगुलर स्पीच थेरेपी और बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसमें क्या डिफरेंस है? रेगुलर स्पीच थेरेपी जो सी है वो बहुत जरूरी है। अगर आप 1 वीक में एक सेशन ले रहे हैं तो आप आपके पास पूरा हफ्ता होता है कि उस बच्चे को वो वर्किंग करवाएं। एक दिन में दो दफा 3 दफा आप उसको लाजमी करवाएं। उसके बाद आपको बेटर जो है वो रिजल्ट मिलेगा। इसके बगैर आपका जो है वो रिजल्ट आपको प्लान कर नहीं मिल सकता। एक हफ्ते में एक दफा तो आप लाजमी करवाएं। अगर आप 2 दफा करवा सकते हैं आप 2 दफा करवाएं। तो ये नहीं आपने कहना कि पिछला काम नहीं हुआ, काम तो आपने लाजमी करवाना। अगर कुछ रह भी जाता है तो वो अगली थेरेपी में जो है वो कवर हो जाता है। तो इससे आप ना कतराएं कि आपका काम जमा हो गया, हमने महीने में एक दफा ली है तो अब हमने नहीं लेनी। आपको रेगुलर वीकली, स्टार्टिंग में तो वीकली आपको लाजमी है, बल्कि वीक में 2 बार ले लें, वीक में एक बार ले लें, या 3 बार ले लें, लेकिन आपने लाजमी लेनी है स्पीच की क्लास। अच्छा, और घर में प्रैक्टिस के बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि आपने अपने बेटे को घर में प्रैक्टिस किस तरह से करवाई थी? मैं वीक में एक बार क्लास लेती थी बच्चे की, और मैं पूरा वीक उसको घर पे दिन में 3 3 बार लेके बैठती थी। जो वर्किंग हमें डॉक्टर से मिलती थी कि ये पूरा हफ्ता में उसको मैं रेगुलर दिन में 3 बार मैं उसको 1 1 घंटा 1 1 1 घंटा लेके बैठती थी और उसको मैं करवाती थी। मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं सारा कुछ छोड़ के पहले मैं ये इसकी वर्किंग करवाऊं, और इसका मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। 3 4 महीने में ही उसने मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मेरे बेटे ने। तो मैं यही कहूंगी कि आप इसको, एक वर्किंग जो आपको मिलती है उसको आपने दिन में 3 बार, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप लाजमी सुबह और शाम इसको करवाएं। और अगर आप किचन में काम कर रही हैं या कोई और वर्किंग कर रही है तो साथ साथ अपने बेटे को या जो बेटी है उसको उसको क्वेश्चन करते जाएं, उससे पूछते जाएं जो आपने इसको करवाया। इस तरह वो जल्दी पिक करेगा चीजों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने पेरेंट्स के साथ काफी इंफॉर्मेटिव चीजें जो है वो शेयर की हैं। वेलकम। तो बस स्पीच एंड लैंग्वेज वॉइसेस को जरूर फॉलो करें, जहां मैं और भी एजुकेशनल कंटेंट और इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ, ऑटिज्म के हवाले से और दूसरे स्पीच थेरेपी टॉपिक के हवाले से। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो आपने इसको लाइक करना है, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है। हमारे गुफ्तगू का मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है ताकि हर बच्चा बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर सके। अल्लाह हाफिज।